संभल में डीएसपी रहे थे अनुज चौधरी। आपको याद होगा संभल की वो तस्वीरें। संभल में जो हिंसा हुई थी उस वक्त सीओ थे अनुज चौधरी। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उन पर अब एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया है, लेकिन संभल के एसपी ने मुकदमा दर्ज नहीं करने की बात कह दी। आखिर क्या है ये पूरा मामला? संभल में अब क्यों मामला कोर्ट वर्सेस पुलिस का दिखाई दे रहा है? यानी एक तरफ कानून के रखवाले और एक तरफ कानून को पालन करवाने वाले। क्योंकि पुलिस ने अनुज चौधरी के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया है। यानी जो कोर्ट कह रहा है कि पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी पर एफआईआर हो, उसके जो सीनियर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। इस मामले की A to Z जानकारी आपको दे देते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अपने चर्चित एक्शन और बयानों वाले पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी मुश्किलों में फंस सकते हैं? किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे अनुज चौधरी मुझे सजा करवाते, कोर्ट जाते। अब जब कोर्ट कह रहा है एफआईआर हो तो एफआईआर से बचने की तैयारी की जा रही है। संभल में डीएसपी रहे अनुज चौधरी, यकीनन आपको याद होंगे वही अनुज चौधरी जिन्होंने संभल विवाद के दौरान बेतहाशा सुर्खियां बटोरी थी। पिछले साल अगस्त में उनका प्रमोशन हो गया। यूपी सरकार ने उन्हें डीएसपी से एएसपी यानी डिप्टी एसपी से एडिशनल एसपी बना दिया। अभी वो यूपी के फिरोजाबाद जिले में तैनात है। अनुज चौधरी का इस वक्त फिरोजाबाद ग्रामीण के एडिशनल एसपी हैं, लेकिन संभल चैप्टर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। संभल में चंदौसी की सीजीएम कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत दर्जन भर से अधिक पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। मामला वही संभल हिंसा पे गोलीबारी करने का है, जिसके बाद यूपी में अब सियासत शुरू हो गई है। अनुज चौधरी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले परिवार ने आज बड़ा दावा किया। उसका कहना है कि अगर एफआईआर नहीं दर्ज की गई तो वो हाईकोर्ट जाएंगे। यानी पहलवान से पुलिस अधिकारी बने अनुज चौधरी पर अब अदालत में दंगल होना तय है। अब ये मामला विस्तार से समझ लीजिए। दरअसल 24 नवंबर 2024 को संभल में उपद्रव के दौरान फायरिंग की गई। फायरिंग में संभल के आलम नाम का एक शख्स घायल हो गया। आलम के पिता की तहरीर पर सीजीएम कोर्ट ने अब एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पीड़ित आलम के पिता ने संभल पुलिस पर फायरिंग का आरोप लगाया। याचिका में यह आरोप लगाया गया कि आलम को पीठ और हाथ में 3 गोलियां लगी। और इतना ही नहीं, आलम के पिता ने यह आरोप भी लगाए हैं कि पुलिस के दबाव में आलम का संभल में इलाज नहीं हो पाया। जिसके बाद सीजीएम कोर्ट ने अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह पूरा मामला है। संभल में मौजूद नवभारत संवाददाता ने जानकारी दी है कि आलम अभी फरार है, उसके घर पर ताला लगा है। लेकिन सियासत में अनुज चौधरी को लेकर एक बार फिर अखाड़ा खुल गया है। सबसे पहला दांव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक 2 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में लिखा, अब कोई बचाने नहीं आएगा। अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे। भाजपा का फॉर्मूला नंबर 1 पहले इस्तेमाल करो और फिर बर्बाद करो। भाजपा का फॉर्मूला नंबर 2 भाजपाई किसी के सगे नहीं है। अपने दूसरे पोस्ट में अखिलेश लिखते हैं, अब पुलिस के बड़े साहब कोर्ट के आदेश को अवैध बता रहे हैं। इसे कोर्ट की अवमानना बताया जाएगा क्या? अब कहीं माननीय न्यायालय इनके खिलाफ भी कार्रवाई ना कर दे। सत्ता की चापलूसी के चक्कर में ज्यादा दरोगाई दिखाना कहीं महंगा ना पड़ जाए। अखिलेश यादव का यह बयान जाहिर तौर पर राजनीतिक माहौल को गर्मा कर चला गया। अखिलेश के पोस्ट के बाद बीजेपी और एसपी के बीच अब सियासी दंगल तो छिड़ गया है। जांच होगी, जांच में क्या सत्य होगा ये बात की बातें हैं। कानून उनके लिए भी खड़ा है जो रिपोर्ट कर रहा है। जांच उनकी भी चल रही है, जांच उनकी भी जारी है। वो घबराए हुए लोग, जांच में फंसे हुए लोग इधर उधर का सहारा लेके माहौल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अगर कोई सरकार एफआईआर नहीं दर्ज करती तो इसका मतलब वो सरकार पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफी करने पे तुली हुई है। अनुज चौधरी को हो सकता है इस आदेश के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ और प्रमोशन दे दे। अनुज चौधरी को लेकर सियासी घमासान कोई नया नहीं है। 2024 में भी हुआ था, 2025 में भी हुआ और अब 2026 की शुरुआत में भी हो गया। 24 नवंबर 2024 को संभल के जामा मस्जिद में एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। तब पूरे देश ने देखा था कि कैसे संभल में देखते ही देखते पथराव, फायरिंग और आगजनी होने लगी। संभल के हिंदूपुरा, खेड़ा और नखासा में दंगाइयों ने गश्त कर रही पुलिस पर पथराव के साथ फायरिंग की। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही पुलिस की मैगजीन और कारतूस भी लूटे गए थे। वहीं उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की थी।
लेकिन इस हिंसा के बाद संबल के तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी का पॉपुलैरिटी मीटर बहुत तेजी से भागने लगा था। अनुज चौधरी तो प्रमोशन पाकर संबल से फिरोजाबाद चले गए, लेकिन संबल वाला मामला पुलिस से अब संभला नहीं है। संबल के एसपी कृष्ण कुमार का अब यह कहना है कि हिंसा की न्यायिक जांच हो चुकी है, उसमें पुलिस की गोली चलाने की भूमिका सामने नहीं आई, बल्कि उल्टे 29 पुलिसकर्मी फायरिंग और पथराव में उस दिन घायल हुए थे। इसीलिए सीजीएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब संबल की पुलिस हाई कोर्ट में जाएगी। वहीं सीजीएम कोर्ट में पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि आलम को 7.65 mm की गोली लगी। 7.65 mm यानी 32 बोर की गोली, और पुलिस 32 बोर की गोली का इस्तेमाल नहीं करती है। इससे साफ है कि पुलिस की तरफ से गोली नहीं चलाई गई थी। पुलिस का कहना है कि वो गोली हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साटा गिरोह के 3 गुर्गों ने चलाई। उनकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस की तरफ से गोली और हथियार बरामद भी किए जा चुके हैं। यानी पुलिस अनुज चौधरी को, अपने माथत को, अपने साथी को इनोसेंट बता रही है, इसीलिए हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसी संबल की अदालत ने पुलिस की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल के घेरे में कोई आम सिपाही नहीं है, सवाल उस अफसर पर है जिसे इलाके में सख्त पुलिसिंग का चेहरा कहा गया। अनुज चौधरी खेल कोटे से पुलिस में भर्ती हुए हैं और स्पोर्ट्स कोटे से एएसपी पद तक पहुंचने वाले यूपी पुलिस के पहले अधिकारी बने। अनुज चौधरी 1997 से 2014 तक कुश्ती के नेशनल चैंपियन रहे हैं। 2002 और 2010 में नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल भी वो जीत चुके हैं। 2005 और 2009 के एशियाई चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम वो कर चुके हैं। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल भी अनुज चौधरी ने जीता। 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में देश का वो नुमाइंदगी कर चुके हैं। आज अनुज चौधरी को 2005 में पहलवानी के लिए अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। 2001 में लक्ष्मण अवार्ड भी उन्हें दिया जा चुका है। शेर-ए-हिंद, भारत कुमार, उत्तर प्रदेश केसरी और वीर अभिमन्यु खिताब भी वो जीत चुके हैं। अनुज चौधरी 2012 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं। 31 अक्टूबर 2012 को डिप्टी एसपी यानी डीएसपी बने और 10 अगस्त 2019 को सीनियर स्केल में उनका प्रमोशन हुआ और अगस्त 2025 में अनुज चौधरी को डीएसपी से एडिशनल एसपी के पद पर प्रमोट किया गया। ये अनुज चौधरी का पूरा प्रोफाइल हुआ। अब से इसमें आगे क्या होगा? क्या अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज होगी या मामला हाईकोर्ट से ही अब तय होगा? इस पर पुलिस और कानून के जानकार क्या कहते हैं? क्या उनकी राय अलग अलग है या एक है? ये भी सुन लेते हैं। प्रश्न ये उठता है कि अगर पुलिस ये समझती है कि कुछ बिंदुओं पर उनसे पूछताछ या वांछित जानकारी नहीं ली गई, उनका पक्ष नहीं सुना गया, या न्यायालय के जो आदेश पारित किए गए हैं जिसका कि सभी सम्मान करते हैं उसमें कोई कानूनी त्रुटि है, तो हाईकोर्ट में जाकर अपील करना उनका संवैधानिक अधिकार है। कानून सबके लिए एक ही होता है, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पियून हो। अगर कोर्ट का फैसला उसका पालन नहीं होता है तो वो एक और अपराध करते हैं। यूपी पुलिस को जब तक सुपीरियर कोर्ट से ऑर्डर नहीं मिलता, स्टे नहीं मिलता, तब तक वो कुछ नहीं कर सकती है। ये कानून का पालन करना पड़ेगा, आदेश का पालन करना पड़ेगा। जाए तो हाईकोर्ट ये पूछ सकती है अब तक क्या कर रहे थे, कि किसी कोर्ट से कोई स्टे था, अगर स्टे नहीं था तो पहले वो दर्ज हो जाए। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की, जो पब्लिक व्यू में जिसको भरपूर वोट मिले, वो है ईरान और अमेरिका का अपडेट। जहां जंग से पहले ही ट्रंप ने लगता है कि पहला राउंड इस जंग का जीत लिया है, एक चौका लगा दिया है। ईरान में वाकई में हालात चिंताजनक है। आज ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर दिया। तो ईरान में जो कुछ हो रहा है उसका असर भारत में भी दिख रहा है। भारत के बड़ी संख्या में वहां पर छात्र पढ़ते हैं। अब इस पूरी जंग में असदुद्दीन ओवैसी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी आज कूद पड़े भारत का कंसर्न को लेकर। क्या है इन दोनों का मामला, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ईरान के ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं और आपको ताज़ा अपडेट दे देते हैं। ईरान बदलाव की क्रांति का ज्वालामुखी बन चुका है, जो अब कभी भी फट सकता है, और उसका ठेका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इन दिनों लिया हुआ है। वैसे तो ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े बयान बहादुर इन दिनों बने हुए हैं। कुछ भी बोलते हैं, कभी युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं तो कभी खamenei को खुली धमकी देते हैं। इन दिनों वो ईरान से ज्यादा सीधे तौर पर भिड़े हुए हैं। दरअसल ईरान इस समय दो तरफा घिरा हुआ है। एक तरफ बदलाव की ज्वाला भड़की हुई है तो दूसरी तरफ ट्रंप ने
खामेनाई की नींद उड़ा कर रखी है। न जाने कौन सा बम तेहरान पर कब गिरा दे, कोई नहीं जानता। लड़ाई कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, या केवल गीदड़ भभकी है, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन तनाव भरपूर बना हुआ है। खामेनाई के खिलाफ छिड़ी इस जंग में ट्रंप पहला राउंड जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, समझ लीजिए इस बात को। ट्रंप के गुस्से से घबराए खामेनाई ने लगता है कि पहले राउंड में सरेंडर कर दिया है। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान प्रदर्शनकारी इरफान को फांसी देने के फैसले से फिलहाल पीछे हट गया है। विरोध की आवाज दबाने उठा खामेनाई का खंजर ट्रंप के आगे फेल होता दिखा। ईरान बुधवार को यानी कल ही 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी देने वाला था। ये तस्वीर में इरफान दिखाई दे रहा है। कल हमने इस खबर को प्रोमिनेंटली आपको दिखाया भी था। अब इस पर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी और कहा था कि अगर इरफान को फांसी दी गई तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं। दरअसल अमेरिका ईरान में खामेनाई के खिलाफ प्रदर्शन के पीछे पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। अमेरिका किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि खामेनाई के खिलाफ विरोध की आग ठंडी पड़े। ऐसे में अगर इरफान को फांसी हो जाती तो ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक फेल हो जाता। इस समय जियोपॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट ईरान बना हुआ है। कल दुनिया की नजरें ईरान पर ही टिकी थी। ट्रंप की धमकी के बाद इरफान को फांसी होगी या नहीं, ये सब सोच रहे थे। लेकिन तमाम अटकलों के बीच ईरान ने अमेरिका के आगे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त तो हथियार डाल दिए हैं। एक विदेशी न्यूज चैनल से बात करते हुए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरकाजी ने कहा कि उनकी फांसी देने की कोई योजना नहीं है। फांसी का तो सवाल ही नहीं उठता है। अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है। अमेरिकी राष्ट्रपति जब बोलते हैं तो उसको पूरी दुनिया बहुत ध्यान से सुनती है। ट्रंप चाहे जितने भी बड़बोले हैं, लेकिन उनके बयानों को हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही कुछ इस बार भी हो रहा है। ईरान जानता था कि अगर इरफान को फांसी दी तो कयामत आ सकती है और फिर खामेनाई की सत्ता का खात्मा होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि वेनेजुएला को लेकर ट्रंप का गुस्सा दुनिया देख चुकी है। और यही वजह है कि ईरान ने बिना कोई चांस लिए इरफान की फांसी के फिलहाल के लिए टाल दिया है। ईरान में इरफान की फांसी तो टल गई, लेकिन विरोध प्रदर्शन ठंडे नहीं पड़े हैं। सब कुछ ट्रंप की स्क्रिप्ट के मुताबिक जैसे हो रहा है। के बाद शाम में झड़प और आगजनी की तस्वीरें एकदम नई हैं। राजधानी तेहरान में भी रात को विरोध प्रदर्शन और उग्र होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी लॉन्ग लिव द शाह के नारे लगाते हुए सुने जा सकते हैं। किरमान शाह से सामने आए वीडियो फुटेज में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। इतना तो तय है कि ईरान में अब यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं रह गई है। ईरान अब अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका और ईरान के तनाव ने भारतीयों की चिंता भी इन दिनों जमकर बढ़ा दी, क्योंकि भारत सरकार ने एडवाइजरी इशू कर दी है कि अपने लोगों को वहां से निकल आना चाहिए। इसीलिए ये चिंता बढ़ती जा रही है। पहली एडवाइजरी 5 जनवरी को जारी की गई थी। कल भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान में रहने वाले भारतीयों को अलर्ट किया। भारत ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि जितनी जल्दी हो वो ईरान को छोड़ दे। लेकिन सवाल यह कि जिस ईरान में सब कुछ डिरेल हो चुका हो, वहां से भारतीय वापस आएंगे कैसे? यही चिंता हर उस भारतीय परिवार को खाई जा रही है जिनके अपने ईरान में फंसे हुए हैं। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, हवाई जहाज उड़ नहीं रहे हैं, तो जो लोग वहां फंसे हैं वो निकलेंगे कैसे? भारत सरकार और दूतावास से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक ईरान में लगभग 10 से 12 हजार भारतीय रहते हैं। इनमें से बड़ी संख्या छात्रों की है। ईरान में बड़ी संख्या में भारतीय मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा छोटे कारोबारी, IT प्रोफेशनल्स और कुछ पर्यटक भी ईरान में इन दिनों फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल है कि इन भारतीयों की वतन वापसी होगी कैसे, क्योंकि ईरान में इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है। एक दूसरे से संपर्क करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। ईरान ने कई शहरों में एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। जब हवाई सेवाएं बंद हैं तो ये जहाज उड़ेंगे नहीं, तो भारतीय वापस कैसे आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में सरकार को चार्टर्ड फ्लाइट्स उड़ानी होंगी, विशेष कूटनीतिक अनुमति लेनी होगी और वैकल्पिक मार्गों पर विचार करना पड़ सकता है। ऐसी चुनौती भारत के सामने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान आई थी। आपको याद होगा, जब भारत ने युद्ध के मैदान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला था, उस वक्त ऑपरेशन गंगा भारतीयों के लिए संकट मोचक साबित हुआ था। ऑपरेशन गंगा 26 फरवरी से 11 मार्च 2022 के बीच चलाया गया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और मोल्दोवा और स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों से होते हुए वापस भारत लाया गया था। इस बार भी भारत के सामने कुछ ऐसे ही चुनौती आने वाली है, जिसकी मांग ईरान में फंसे भारतीयों के परिजन अब यहां हिंदुस्तान में कर रहे हैं।
यही अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अपने यूटी गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से, सीएम साहब से, कि एक तो इमरजेंसी कंट्रोल रूम सेट करें यहाँ पर, पेरेंट्स को अपडेट्स का लाइव अपडेट्स दे दे, और दूसरी ये बात कि इवैक्यूएशन, अगर इवैक्यूएशन प्रोसेस उनको स्टार्ट करनी है तो इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, उनमें उसको हेल्प कर दीजिए, ऑन देयर ओन मत छोड़ दिए उनको इस वक्त। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस होते तो नोबडी वुड हैव आस्क्ड, इट वाज आवर राइट। हम ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन एवरी जो सिटीजन जिस कंट्री के होते हैं उस कंट्री का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना।